हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर। तो कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं, आज हम नए प्रश्न करेंगे और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं, ताकि आपकी तैयारी का मुझे अंदाज़ा लग सके और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए आगे से प्रश्न लेकर आऊँ। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतेंदु युग का जो नाम पड़ा है, भारतेंदु युग, वो पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मात्र 35 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है और इन्होंने 170 के करीब रचनाएं लिखी हैं। बहुत सारे नाटक हैं, काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो इतनी सारी रचनाएं लिखने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो इनके नाम पर पूरे एक युग का नाम रख दिया गया है। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनके नाम पर जो युग का नाम रखा गया है, इसके और भी कुछ नाम हैं, वो कौन कौन से हैं तो वो आपको बताने हैं। तो इसका नाम है, एक तो नवजागरण युग या नवजागरण काल, नवजागरण, या दूसरा नाम है इसका पुनर्जागरण काल। तो जो भी इन दोनों में से ऑप्शन है वही आपका सही है, नवजागरण या पुनर्जागरण। और द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो द्विवेदी युग का है जागरण सुधार काल, इसका नवजागरण या पुनर्जागरण और वहाँ पर जागरण सुधार काल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। दोस्तों, भारतेंदु जी के नाटक किस तरह से ट्रिक से याद करने हैं, मज़ेदार ट्रिक से, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो ज़रूर देखना। इनके टोटल 17 नाटक हैं, अनुदित भी हैं और मौलिक भी हैं। तो एक नाटक ऐसा है जिसमें इन्होंने स्वयं अभिनय किया है, उस नाटक का नाम है दोस्तों जानकी मंगल। अब जानकी मंगल नाटक में इन्होंने अभिनय तो किया है, लेकिन ये नाटक लिखा किसने है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है जानकी मंगल, जिसमें इन्होंने अभिनय किया है, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और इनका प्रथम नाटक कौन सा है, तो इनका प्रथम नाटक है विद्या सुंदर, ठीक है। प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रथम उपन्यास जो कि सर्वसम्मति से माना गया है, पहला मौलिक उपन्यास, वो है परीक्षा गुरु। किसका है प्रथम उपन्यास, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। वैसे श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का भाग्यवती जो है, उससे पहले प्रथम उपन्यास माना गया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और सर्वसम्मति से इसे ही प्रथम उपन्यास स्वीकारा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं अपना, नवजागरण का अग्रदूत। अब नवजागरण हमने अभी जाना कि नवजागरण काल भारतेंदु काल का ही दूसरा नाम है, और नवजागरण का अग्रदूत कौन कहलाएंगे, जो उस काल, वो काल किसके नाम पर लिखा गया है, भारतेंदु जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है, उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा गया है, ठीक है। उनके गुरु कौन थे, आप बता सकते हैं मुझे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु थे दोस्तों कौन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और हरिश्चंद्र जी जो उर्दू में रचनाएं लिखते थे ना, वो रसहा नाम से लिखते थे, रसहा या रसा नाम से ये उर्दू में रचनाएं लिखते थे। तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं जानेंगे, उससे रिलेटेड कई फैक्ट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आप पूरी देखा कीजिए। अगला है हमारा आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है, उसके रचयिता कौन है। तो आनंद कादम्बिनी के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों जो कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, वो प्रेम और आनंद में डूबे हुए हैं। प्रेम और आनंद, हमने इनकी ट्रिक भी याद की थी ना, इसी तरह से इनके आनंद अरुणोदय रचना है इनकी, है ना। तो ये पूरी ट्रिक हमने की थी। तो इन्हीं की पत्रिका है दोस्तों आनंद कादम्बिनी, जो कि एक मासिक पत्रिका है, किसकी, प्रेमघन जी की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी की, बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, और हिंदी प्रदीप भी एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। और भट्ट जी का हमने पूरा ट्रिक के साथ अच्छे से याद किया था ना सब कुछ, तो आपने वो ट्रिक नहीं देखी तो वो ट्रिक भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी आएगा कि भारत भूमि धन्य है, यहीं से सब रत्न
उपजते हैं। ठीक है, तो रत्नों की बात किसने की है? रत्नों से प्रेम है प्रेमघन जी को। रत्नों से प्रेम किसको है? प्रेमघन जी को। भारत भूमि से प्रेम है उनके, रत्नों से प्रेम है। तो ये बात किसने कही है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने कहा है, जो कि उर्दू में बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से रचनाएं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कही है प्रेमघन जी ने। अगला प्रश्न है हमारा संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर क्या है? एक बहुत ही फेमस नाटक है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का संयोगिता स्वयंवर उनका नाटक है। अभी हमने लाला श्रीनिवास दास जी का और भी उनके बारे में पढ़ा था ना, तो लाला श्रीनिवास दास जी का हमने क्या पढ़ा था अभी? उनका उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है, उनका नाटक है आप संयोगिता स्वयंवर। इसकी समीक्षा किसने की, किस नाम से की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो संयोगिता स्वयंवर जो है ना नाटक, उनको इन्होंने ऐतिहासिक नाटक बताया है। किसने? लाला श्रीनिवास दास जी ने। हमने इनके नाटक पढ़े थे ट्रिक के द्वारा। हमने कहा था ना कि लाला जी की संयोगिता जो है उन्होंने स्वयंवर रचा लिया, किससे? प्रहलाद से, है ना। ये सारे इनके नाटक हमने किए थे इस तरह ट्रिक से। ठीक है, तो इसकी समीक्षा की है बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या कहा है कि ये नाटक ऐतिहासिक कैसे हुआ भाई, किस बेस पर तुमने इसे ऐतिहासिक नाटक ठहराया है। ठीक है, और इन्होंने किस नाम से इसकी समीक्षा की? सच्ची समालोचना में। ठीक है, सच्ची समालोचना शीर्षक से इसकी समीक्षा की गई है और इसकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि लाला जी अगर बुरा ना माने तो एक बात आपसे पूछें, वो ये है कि इसको ऐतिहासिक नाटक आप किस बेस पर कहेंगे। तो इसके बारे में 3-4 लाइनें और उन्होंने लिखी है। तो जो मेन जो इनका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ये जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है ना, इसमें ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर ये नाटक लिखा गया है। ये तो एक किस्सा है, इसको ऐतिहासिक नाटक आप बोल नहीं सकते। ठीक है, किसने बोला है? भट्ट जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो इनके सिर्फ सभी नाटकों के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया था कि विद्या सुंदर इनका जो अनुदित नाटक है ना, विद्या सुंदर, वही इनका प्रथम नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई, उसके प्रेरक कौन रहे हैं? तो काशी में जो नेशनल थिएटर बना है, नेशनल थिएटर की स्थापना हुई है, उसके प्रेरक रहे हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इन्हीं के प्रयासों से ये नेशनल थिएटर बना है और इनके एक नाटक अंधेर नगरी का वहाँ पर मंचन भी हुआ था 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं हम। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत एक रचना है जिसका खड़ी बोली में अनुवाद किया है दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की कुछ रचनाओं जैसे कि रघुवंशम, मेघदूतम, इनका ये संस्कृत भाषा में है ना कालिदास की रचना, इनका खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकतर किस भाषा में कविता की है? तो दोस्तों भारतेंदु युग में भी ना गद्य की जो भाषा है वो खड़ी बोली हो गई थी। खड़ी बोली में गद्य रचनाएं होने लगी, लेकिन काव्य की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही चल रही थी। तो अधिकतर जो कविताएं रची गई हैं वो ब्रज भाषा में ही रची गई हैं भारतेंदु युग में भी। अगला है प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं करते थे। किस नाम से करते थे? अब्र नाम से प्रेमघन जी उर्दू की रचनाएं करते थे। ठीक है, और इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी है जिसका नाम है नागरी नीरद। नेक्स्ट है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम जी ने। किसने किया है दोस्तों? लाला सीताराम जी ने। और लाला सीताराम जी जो हैं वो भूप नाम से भी जाने जाते थे, इनका उपनाम था भूप। और इन्होंने जो मेन जो शेक्सपियर की पुस्तक का अनुवाद किया है वो है भूल भुलैया। क्या नाम है उसका? भूल भुलैया का इन्होंने अनुवाद किया है। और शेक्सपियर की लगभग हर कृति का इन्होंने किस में अनुवाद किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। भूल भुलैया का इन्होंने अनुवाद किया है। किस नाम से ये जाने जाते थे? भूप नाम से। कौन? लाला सीताराम जी भूप नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, अगला है अयोध्या का इतिहास किसकी रचना है? इन्हीं की फेमस रचना है दोस्तों लाला सीताराम ने, जिन्होंने शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद किया है ना हिंदी में अनुवाद, उन्हीं का ही एक फेमस ग्रंथ है अयोध्या का इतिहास। किसका है? लाला सीताराम जी की रचना है एक अयोध्या का इतिहास, लाला सीताराम। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपके आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों गोल्ड स्मिथ की कृतियों का जिन्होंने अनुवाद किया है ना, वो हैं द्विवेदी युग के श्रीधर पाठक जी। कौन से युग के हैं ये? द्विवेदी युग के हैं रचनाकार श्रीधर पाठक जी। उन्होंने क्या किया है ना कि कालिदास की ऋतुसंहार का भी अनुवाद किया है, और जो उन्होंने गोल्ड स्मिथ की कृतियों का अनुवाद किया है ना, जैसे कि हर्मिट है, हर्मिट का अनुवाद किया एकांतवासी योगी करके, ठीक है, उसका नाम क्या दिया इन्होंने? एकांतवासी योगी। इसी तरह से डेजर्टेड विलेज एक रचना है किसकी? गोल्ड स्मिथ की, जिसका उन्होंने उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। इसी तरह से है एक कृति ट्रैवलर, और ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक जी ने। किस नाम से किया है? ट्रैवलर। ट्रैवलर को क्या कहते हैं? ट्रैवलर पथिक होता है ना, पथिक, तो श्रांत पथिक नाम से ट्रैवलर का अनुवाद किया है। किस नाम से? श्रांत पथिक। श्रांत पथिक नाम से ट्रैवलर नाम की रचना का अनुवाद किया है। किसने किया है दोस्तों? श्रीधर पाठक जी ने अनुवाद किया है, श्रीधर पाठक ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह। अभी मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में ना गद्य तो किस में लिखे जाने लगे थे? खड़ी बोली में लिखे जाने लगे थे, लेकिन जो काव्य थे ना वो अब भी ब्रजभाषा में लिखे जा रहे थे। लेकिन भारतेंदु जी की कुछ कविताएं हैं जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। उन कविताओं का संग्रह जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? फूलों का गुच्छा। क्या नाम है उसका? फूलों का गुच्छा, जो इनका काव्य संग्रह है। जब हमने भारतेंदु की 70 काव्य रचनाएं हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि फूलों का गुच्छा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो 70 रचनाएं याद करना दोस्तों आसान नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से, बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको इस तरह से याद करवाया ना कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उनकी कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा, जो कि खड़ी बोली में है। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने बालिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया? तो दोस्तों एक बालिया वाला बहुत ही ऐतिहासिक व्याख्यान है उनका, उनको बालिया व्याख्यान या फिर बलिया या बालिया का भाषण भी बोला जाता है। और बाद में यही जो व्याख्यान था ना वो उनकी एक रचना बन गई, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और वो उनकी एक पत्रिका है जो हरिश्चंद्र चंद्रिका बोलते थे, से बाद में हरिश्चंद्र पत्रिका बोला जाने लगा, उसमें ये संपादित हुई थी। तो उसका जो वर्ष है ना वो है 1884। भारतेंदु का बालिया वाला व्याख्यान जो है 1884 में उन्होंने दिया था, बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण 1884 में। और वो एक ऐतिहासिक व्याख्यान था। वो बाद में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस शीर्षक से वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये आपको याद रखना है कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की ही विशेषता है। किस युग की है? भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का एकमात्र कवि ऐसा है जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था दोस्तों। तो वो कौन सा कवि है भारतेंदु युग का? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है ना वो वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते थे, वल्लभ संप्रदाय को मानते थे, और वल्लभ संप्रदाय का ही तो था ना मार्ग, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में वो दीक्षित थे, और इन्होंने तदीय समाज और पेनी रीडिंग की भी स्थापना की है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप ये मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें से ठीक हुए हैं, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। थैंक यू सो मच।